नमस्कार साथियों, मैं अमित द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास 6 जियोग्राफी की हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसका आज अध्याय 8 है, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ की वनस्पति या पेड़ पौधे कैसे हैं और यहाँ पे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, इन सब के बारे में यहाँ अध्याय 8 में बताया गया। तो हम आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मौसम, इससे पहले 7 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ पे जाकर सारे लेसन देख सकते हैं। ये लेसन आपको यूपीएससी के ही लिए बस नहीं, कोई और भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, वहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन आते ही अक्सर आते हैं। तो उन सबका अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज वाले या स्टेट पीएससी पीसीएस वाले, उनके लिए तो ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो क्या है, समाचार पत्रों में एक पेज ही अलग से दिया रहता है जहाँ पे क्या होता है, ये सभी चीज़ें मतलब दिखाई जाती हैं। आप फ़ोन भी ओपन करते होंगे तो आपको उसमें भी सारी न्यूज़ दिख ही जाती हैं। या फिर आजकल तो यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब, पहले तो टीवी देखा करते थे, ये सारी न्यूज़ें वहाँ पर आती रहती हैं। तो मौसम के बारे में बताया गया। तो क्या होता है, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या कहलाता है, हमारे वायुमंडल में जो भी दिन प्रतिदिन यानी हर समय होने वाले जो भी परिवर्तन है वही मौसम कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। तो इस परिवर्तन में क्या क्या शामिल है, तापमान में बदलाव आता है, तापमान, वर्षा में बदलाव या सूर्य की विकिरण, ये सभी मौसम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। मौसम गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है और ठंडी में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं। बारिश के समय में आप देख सकते हैं आसमान बहुत सारे बादल रहते हैं। तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब उनको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे गर्मी के समर के सीजन में आप देखते होंगे उस समय क्या आपको ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होती है, नहीं होती, क्योंकि उस समय पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। यानी कि गर्मियों में ना तो आपको वस्त्रों की, कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप खाने पीने के लिए क्या ट्राई करते हैं कि ठंडी चीज़ें मिलें। आजकल तो लोग ठंडा पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, जो कि नुकसानदायक है। तो उससे अच्छा ये है कि आप गन्ने का जूस पीजिए या मतलब प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं वो पीजिए, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके विपरीत भी ऐसे भी दिन रहते हैं जब आप ऊनी वस्त्रों के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ठंड लगेगी। वो कब होगा, विंटर यानी ठंड के मौसम में। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो जब ठंड का सीजन आता है तब लोग क्या कोशिश करते हैं कि गर्म चीज़ें खाएं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब किस प्रकार से होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंड मौसम रहता है यानी सर्दी। मार्च से मई तक का गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। मानसून क्या होता है अगले क्लासों में आपको पढ़ने से। अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का समय यानी कि वो शरद ऋतु कहलाती है। तो कौन कौन से मौसम हो गए, सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, वर्षा हो गया और शरद, यानी कि 4 प्रकार के मौसम हैं। अब देखते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। आपने इसी एनसीईआरटी के पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सूर्य की किरणें जब सीधी नहीं पड़ती तो वहाँ पे ठंड होती है और जहाँ पे सीधी पड़ती है वहाँ पे गर्म होती है। तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। हमारा प्यारा भारत देश क्या है, कर्क रेखा पे स्थित है और उस समय पर जिस समय सूर्य मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सीधे पड़ने लगता है तो हमारे कर्क रेखा पर यानी भारत में सीधी किरणें नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ठंड पड़ती है उस समय। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में। फिर ग्रीष्म ऋतु में इसका उल्टा होता है, यानी कर सूर्य की लाइट सीधी पड़ने लगती है, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी पड़ने लगती है। तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो लू किस समय बहती है, गर्मियों में बहती है। आओ करके खेले, यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग दिया गया है जो कि बच्चों के लिए है, तो इसको आप देख बस लीजिए। हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्षा। मराठी में इसको पाउस बोला जाता है। उर्दू में इसको बारिश बोला जाता है। बंगाली में इसको बारसा बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दूसरे नाम। मानसून या वर्षा का मौसम, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये मानसून के बारे में अगले क्लास में डिटेल से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो है क्या कि ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन यानी कि हवाएं जो हैं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। तो होता क्या है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर या फिर अरब सागर से पवनें चलती हैं,
चल करके स्थल भाग में प्रवेश करती है और चलते चलते जैसे हिमालय के बादल जो है आगे बढ़ ही नहीं पाते, जब आगे बढ़ ही नहीं पाते तो वहीं पे बारिश करने स्टार्ट कर देती है, इसलिए हमारे पूरे देश में वर्षा होती है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आगे की कक्षाओं में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि बारिश कैसे होती है, क्या क्या फॉलो करती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं बादल ठंडे होने लगते हैं, ठंडे होने के कारण प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होना स्टार्ट होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, मानसून रिट्रीट इसको बोला जाता है इंग्लिश में, यानी उसके लौटने का समय। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो मौसम जब यानी रिट्रीट करता है मानसून, तब क्या होता है, जो स्थल भाग है वहाँ से पवनें चलकर समुद्रों की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। इसी को मानसून का रिट्रीट या मानसून का लौटना बोला जाता है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों यानी कि लौटता हुआ मानसून भी दक्षिण भारत में बारिश करके जाता है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या कहलाती है, देखिए सबसे पहले मौसम था, मौसम क्या कहलाता है, वहाँ पे जो दिन पर दिन परिवर्तन होते हैं वो सभी मौसम कहलाते हैं। जलवायु क्या होते हैं, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कि कई वर्षों में जो मौसम की चेंजेस के हैं उसके औसत को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जलवायु का। तो याद रखिएगा, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम के बारे में आपने देख ही लिया कि दिन पर दिन होने वाले परिवर्तन है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। आपने ग्लोब में या फिर बड़ा मैप में देखा ही होगा कि भूमध्य रेखा के ऊपर भारत स्थित है और क्या है 66.5 डिग्री ऊपर उत्तरी उसके नीचे ये, इसलिए ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, उष्ण कटिबंधी कहलाता है। ठीक है, भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत की कृषि किस पे निर्भर है, वर्षा पे, इसलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ भी बोला जाता है। ये यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत की कृषि कैसे मानसून के साथ एक जुआ है। ये सिर्फ कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ने से ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा। जब आप 6 से लेकर 12 तक सब पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी यहाँ पे बस थोड़ा सा दिया गया है इसके बारे में। मानसून के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है कि कैसे आता है, कैसे बनता है, कैसे बारिश करता है और कैसे लौट जाता है। मानसून को क्या क्या प्रभावित करता है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में अगली कक्षाओं में मिलेगा। तो अगर सारी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना तो यूपीएससी के क्वेश्चन भी यहीं से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एडवांस बुक जरूर यूपीएससी के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट बेसिक एनसीईआरटी है। क्वेश्चन के जो भी फॉर्मेट होते हैं वो बनाए एनसीईआरटी के उससे ही जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो भारत की कृषि किस पर निर्भर है, वर्षा पर। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो अच्छे मानसून में क्या होता है, कृषि अच्छे से होती है और फसलों का उत्पादन भी अच्छे से होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम, मतलब किसी वर्ष मान लीजिए मानसूनी वर्षा कम होती है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी, बिल्कुल प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे ही जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा, तो लंबा होगा। अगर बारिश नहीं होगी तो गर्मी का सीजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी स्थान की जलवायु, आगे देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। स्थिति, उसकी स्थिति कहाँ पे, आप ग्लोब पे देखेंगे अगर स्थिति चेंज होती है तो वहाँ पे जलवायु भी उसकी परिवर्तित होती है, उष्णकटिबंधी या फिर चेंज होता है। उसके अनुसार ऊंचाई के अनुसार भी चेंज होता है। अगर ऊंचाई ज़्यादा है, जैसे कोई भी पहाड़ नहीं है तो वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर समुद्र तल से दूरी कितनी है तथा उच्चावच पर निर्भर करता है। यानी समुद्र तल से अगर बहुत दूर है मान लीजिए तो हो सकता है बादल वहाँ तक पहुँचने से पहले ही बारिश कर दें तो वहाँ पे कम बारिश होगी। ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं किसके लिए, जलवायु के लिए। तो हमारे यहाँ भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की बारिश होती है, इसलिए हमारी भारत की जलवायु क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण इन सभी का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के जैसलमेर तथा बीकानेर में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जम्मू कश्मीर तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। यानी कि हमारे भारत की जलवायु आप देख रहे हैं कई तरह की है, एक जैसी नहीं है। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं, यानी कि वहाँ पे जो भी जलवायु होती है वहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ है, मेघालय में है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। तो दो फैक्ट याद रखिएगा कि हमारे मेघालय के जो मौसिनराम है वहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और राजस्थान का जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे किसी किसी साल तो बारिश एक भी होती ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
अब आगे प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पे एक पेड़ देख सकते हैं, ये भूमि परत, यहाँ पे देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है। कुछ पेड़ ऐसे हैं कि 1.5 मीटर ऊंचे हैं, कुछ 5 मीटर होते हैं, कुछ 20 मीटर, कुछ 40 मीटर, यहाँ तक कि कुछ 60 मीटर के भी उसमें पाए जाते हैं। तो इसके अनुसार इनका नाम दिया गया है, वाली परत कहलाते हैं। फिर उसके बाद तरुण वृक्ष, उससे बड़े होते हैं तो उसको बितान बोला जाता है, और उससे भी बड़े होते हैं जो 60 मीटर तक ऊंचाई के, उसको उद्गामी परत बोला जाता है। इस तरह के पौधे होते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति में देखते हैं, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, बचपन में आप भी खेलते रहे होंगे। तो देखेंगे भी तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब बारिश होकर घास वहाँ पे रोग आती है तो बच्चे वहाँ पे खेलने जाते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं वहाँ, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो मतलब प्रकृति से प्रेम सभी को है, बस कोई बचाना नहीं चाह रहा है उसको। समस्या ये है, कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, तो कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनको झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से कुछ के शाखाएं तथा पत्तियां भी होती हैं, जैसे कि नीम हो गया, आम हो गया। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल का पेड़ आपने अगर देखा है तो आप उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। घास झाड़ियों तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, तो होता क्या है कि घास या फिर झाड़ियाँ या फिर पौधे, ये इसमें मनुष्य अगर योगदान नहीं करता तो भी ये अपने आप ही उग जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप ही उगते हैं। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? आपके मन में ये कभी नहीं आया कि एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि वर्षा पे डिपेंड करता है कि वहाँ की वनस्पतियाँ होंगी कैसी। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की जलवायु भी किस तरह से है, कई तरह की है, हर जगह अलग अलग, उसी के अनुसार वहाँ की वनस्पतियाँ भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिखाया गया, ये कितना घना है, हरा भरा सा। अब आगे देखते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कहीं पे पर्वतीय हिमालय पर्वत है, वहाँ के वन अलग तरीके के होंगे, मैदानों के वन अलग तरीके के होंगे और पठारों के वन अलग तरीके। कोस्टल एरिया में आप जाके देखिए वहाँ के वन अलग होंगे, वहाँ पे नारियल वगैरह के ज़्यादा या पॉम ऑयल जिससे निकलता है उसके पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, ये तो है ही। वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, कई तरह का कच्चा माल हमें वहाँ से प्राप्त होता है, अच्छी हवा मिलती है, हवा को स्वच्छ करने का काम भी करते हैं। वन के बहुत सारे उपयोग हैं, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। एक पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं, यानी पेड़ जहाँ पे लग जाता है उसकी जड़ें वहाँ की मिट्टी को मजबूत से पकड़ के रखती हैं, तो बारिश के समय वो उसका मतलब कटाव नहीं होता है, अपरदन नहीं होता। उसके अलावा आप देखिए पेड़ आप जो भी देखते हैं आपको लगता होगा कि वो सिर्फ मिट्टी से ही सारी चीज़ें लेके पैदा हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा पेड़ जो होता है वो ज़मीन से जो भी लेता है तो लेता है, उसके अलावा वो CO2 यानी वायुमंडल से सबसे ज़्यादा चीज़ें लेता है। तभी आप किसी पेड़ को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कोयला, क्योंकि वो जितनी भी CO2 गैस ऑब्जर्व किया रहता है उसको कोयले के फार्म में अपने अंदर संचित कर लेता है। तो जब आप जलाते हैं तो वही कोयला बन के निकलता है, यानी पृथ्वी से तो लेते हैं तब जाकर एक वृक्ष का निर्माण होता है। आगे देखते हैं वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती हैं, लाख प्राप्त होता है, शहद, गोंद इत्यादि आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैं, यानी कि जो भी वन्य जीव पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, में तो रहेंगे नहीं, वो वनों में ही पाए जाएंगे। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों को महत्व के बारे में बताना चाहिए। अभी की बात है, बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी थी, उसके लिए काफ़ी सारी मतलब ज़मीन दी गई थी, बहुत सारी, लगभग 400 एकड़ या इससे भी ज़्यादा थी, मुझे फैक्ट इसके बारे में नहीं याद है, बट मतलब डाटा इसका ठीक से नहीं याद है, पर एक ज़मीन थी। तो उसको क्या किया गया, किसी फैक्ट्री को दे दिया गया, और उस जो ज़मीन बेची गई फैक्ट्री को, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, मतलब एक पूरा जंगल था बना हुआ। वो यूनिवर्सिटी का ही मतलब कैंपस था, तो कैंपस के अंदर या बाहर की ही ज़मीन थी, उसी से जुड़ी हुई। तो सरकार ने उसको क्या किया, जब बेच दिया तो फैक्ट्री के लिए क्या किया गया, बहुत सारे बुलडोजर लगाकर उसको वहाँ के पेड़ पौधों को काटने की कोशिश की गई। तो कॉलेज के जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट थे, सभी ने उसके लिए क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ये भी हाल ही की खबर है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2025 की। तो फिर जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही वहाँ पर क्या होता, 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी किसी चीज़ के लिए, तो बच्चे अधिकतर क्या किए, अपने गाँव चले गए। तो उस समय कोई था नहीं, तो रात में लगभग 12-1 बजे
बहुत सारे लगभग 100 से ज़्यादा जेसीबी ले जाकर रात में ही वहाँ के जंगलों की कटाई शुरू कर दी गई। कुछ बच्चों ने देखा, उसका वीडियो भी वायरल किया, आपने भी शायद देखा। इस समय उसका केस जो है तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या जजमेंट देते हैं, देखते हैं आगे चलकर। तो मतलब कि लोग आजकल भी यही सब कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटने के लिए इस हद तक चले गए कि बताओ, वैसे के लिए कोई काम करना होगा तो दिन में काम करेंगे, रात में कभी नहीं करेंगे। पर ऐसे काम के लिए 12-1 बजे रात में जाकर वो पेड़ काट रहे थे। बट मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, अगर हमको विकास करना है तो पेड़ पौधे कटेंगे ही। तो ज़रूरी ये है कि दोनों का समन्वय होना चाहिए। अगर मान लीजिए काट रहे हैं तो उनको लगाना भी चाहिए कहीं पे, या फिर जो भी हो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेते हैं। तो ये एक मामला भी हाल ही में देखने को मिला, बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी का था। अगर आप भी न्यूज़ देखते होंगे तो आपको भी इसके बारे में जानकारी होगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोग खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो पृथ्वी को यानी वनों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, वन महोत्सव के रूप में मनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट दिया गया है। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। यानी कि नीला नाम की एक लड़की होती है, जब उसका जन्म होता है तो उसके माता पिता एक नीम के वृक्ष को लगाते हैं। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा और उसके हर जन्मदिन पर क्या करते हैं, एक अलग तरीके का पौधा लगाते हैं। इसको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, किसको, पेड़ को। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों तरफ खड़े थे। चिड़िया ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था, फूल खिलते थे, तितलियाँ उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्ची ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। आपके घर के पास भी अगर गांव के होंगे तब तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके घर के पास कहीं ना कहीं पेड़ आपको मिल ही जाएंगे। और अगर आप शहर में हैं तो भी कुछ शहरों के घरों में भी छोटे मोटे पेड़ जैसे अमरूद हो गए या मैंगो के पेड़ आम के लगा ही देते हैं। तो अगर होंगे तो आप भी उसमें बचपन में खेला ही करते थे। गाँव के बच्चे तो अक्सर खेलते हैं, हम लोग भी बचपन में जाकर खेला करते थे। हमारे घर के आसपास कई सारे आम के पेड़ थे, तो उनमें से काफ़ी सारे गिर गए हैं। पेड़ क्या क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखता है, इसका मतलब उपयोग और क्या है, फर्नीचर बनते हैं, खेल का सामान बनता है, ईंधन के लिए, पशुओं के चारा के लिए, आश्रय में भी इसका उपयोग होता है, छत बनाने में, दवाइयों में भी यानी जड़ी बूटियों में उपयोग होता है, ऑक्सीजन देता है, शहद, फल, गोंद एवं लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, इमारती लकड़ी, रबड़, ये सारी चीज़ें हमें वन से मिलती हैं। अच्छा, यूपीएससी में कोई टॉपिक पढ़ने के लिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ आ रही, मतलब एक चीज़ याद आ गई, वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आप किस तरह से बनाएं, उसका नोट्स कैसे बनाएं, आपके मन में ये भी डाउट चलता हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास 6 में दिया गया है कि अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि वनों से में क्या क्या लाभ होता है, तो क्या किया, एक उसका ट्री बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर ट्री नहीं बना रहे हैं तो ट्री नाम ही लिख दीजिए, उसके चारों तरफ इस तरह से लिख सकते हैं ये टॉपिक, बस टॉपिक का नाम। उसके बाद जब आपको लिखना हो तो इसके बारे में अच्छे से इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको लिखना हो, मानसून हो गया या हिस्ट्री का, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम हो गया, किसी के बारे में भी आपको लिखना है तो उसका नाम लिखिए, उसके चारों तरफ इस तरह से आप टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। मतलब 1 पेज 2 पेज में छोटे छोटे नोट्स आपके बन जाएंगे। तो यहाँ से आप नोट्स मेकिंग भी सीख सकते हैं। वन्य प्राणी क्या होते हैं? वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। तो वन्य प्राणी के अंदर क्या क्या आते हैं? जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, आप अपने आसपास देखते होंगे, वो सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। अच्छा, बाघ और शेर में क्या अंतर होता है? आपने अगर देखा हो तो उसके बारे में ज़रा कल्पना कीजिए। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। बाघ कहाँ पाया जाता है? हमारे भारत देश के विभिन्न भागों में। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो गुजरात का जो गिर वन है वहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गेड़े असम के जंगलों में घूमते हैं। एक सींग वाला गेड़ा यानी जिसको राइनो बोला जाता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो हाथी और कहाँ मिलते हैं? केरल और कर्नाटक में। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली तथा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये बंदर हो गया, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये तो आमतौर पर सभी जगह पाए जाते हैं। पर बाकी जैसे जानवर हो गए यहाँ पे दिए गए, शेर, चीता, हाथी, ऊँट, ये विशेष स्थान में ही पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी को कब अपनाया गया था? स्वतंत्र भारत के बाद। संविधान लागू जब हुआ तभी, मतलब उसके आसपास ही अपनाया गया था। तो आपको ये बताना है कि कभी इसको अपनाया गया था।
भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बग, बतख इत्यादि पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, मतलब हमारे भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी बनाए गए जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ये तो कोई भी कह सकता है, आप भी पक्षी देखे होंगे तो अपने आसपास जितने भी पक्षी देखे। सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। कोबरा क्या है? बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे आपने सुना होगा वेनम और पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन का मतलब पॉइजनिंग तब होती है जब कोई चीज़ आप खा लें और उससे आपको नुकसान हो, तो उसको क्या कहलाती है? पॉइजनिंग कहलाती है। और वेनमस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपको काटे उससे आपको नुकसान, वो वेनम कहलाता है। तो याद रखिए कि पॉइजन अलग है और वेनम अलग होता है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। भारत में वनों की कटाई और जानवरों के शिकार के कारण क्या हो रहा है? वन्यजीवों की प्रजातियां घट रही है और वनों की भी बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत सी नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो सरकार क्या इसके बारे में कर रही है? बहुत सारे उद्यान बना रही है नेशनल पार्क को सुरक्षित रखने के लिए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, आपने सुना होगा, हस्ती परियोजना हाथी के लिए जैसी योजनाओं को शुरू किया। क्या भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ओके, मानस उद्यान में पाया जाता है, काफ़ी एग्जाम में भी कई बार पूछा गया था इसके बारे में। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, उस क्षेत्र का नाम या उसके बारे में काफ़ी डिटेल दे देगा। फिर आपसे पूछेगा ये कहाँ पाया जाता है, तो असम का ही मैक्सिमम टाइम पे पूछा जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, चीता, यहाँ पे तेंदुआ, यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे हिरण। यहाँ पे देखो हिरण के ऊपर क्या है? एक बगुला बैठा हुआ है, कितना अच्छा व्यू है। उसके ऊपर बैठ करके जा रहा है, जबकि खुद जल में रहने वाला प्राणी है। अब आगे देखते हैं, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। भिन्न अंगों जैसे हड्डी, सीख तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। तो आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ कैसे बटा सकते हैं? यदि उनके जैसे कि क्या हाथियों के दांत काट लिए जाते हैं या पशुओं के चमड़े निकाल लिए जाते हैं, तो अगर इंसान हम लोग क्या करें? मना कर दें कि उनसे बनी हुई चीज़ें कोई लेगा ही नहीं। अगर सभी मना कर देंगे तो उसको मारने वाले भी फिर किस लिए मारेंगे जब उसकी चीज़ें बेचेंगे ही नहीं। तो ये किया जा सकता है, पर ये इतना आसानी, इसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन करना पड़े, बर्ड फाइट, तो करने से कुछ भी हो सकता है अगर कोशिश की जाए तो। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म होता है। उसके बाद उनके जन्मदिन से लेकर ये सोचिए कि अगले 5-6 दिनों तक हम किस चीज़ के लिए मनाते हैं। कल्पना करो कि महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, उनके आसपास कुछ जानवर खेलते हैं, छोटे छोटे पक्षी और अच्छे जानवर, उनसे उनको प्यार होता है। तो यानी कि उनके जन्म के साथ ही 4-5 दिनों के लिए, यानी 1 हफ्ते के लिए क्या मतलब कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? वन्य जीवों से रिलेटेड, ठीक है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता ला जाए। ये मैं जो बोला हूँ वो ऐसा था नहीं था या उसके बारे में नहीं पता, ये मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए ट्रिक के रूप में बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है। लार्ज स्केल पोचिंग अलाइड इन सिमलीपाल रिजर्व। सिमलीपाल जो एक रिजर्व है, वहाँ शिकारियों के द्वारा मारा गया था। यहाँ पे और कई सारी न्यूज़ दी गई हैं। विलेजेस इन टाइगर रिजर्व्स मस्ट बी रिलोकेटेड। टाइगर क्राइसिस है बीडन एनफ टू चेक पोचिंग। ये सारी चीज़ें मतलब न्यूज़पेपर की यहाँ पे कटिंग दी गई है कि इस तरह से भी आप जान सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है, किस तरह से जानवरों का शिकार किया जाता है। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाए? इसी चिड़ियाघर गए हैं, मैं तो पहली बार नागपुर गया था, तब मैं वहाँ पे एक चिड़ियाघर में गया था, तो मैं पहली बार वहाँ पे लायन देखा। उसके बाद फिर मैं गया था लखनऊ, वहाँ पे लखनऊ पे एक म्यूजियम है, काफ़ी मतलब वो राष्ट्रीय लेवल का म्यूजियम है वो। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई कुछ चीज़ों की भी, सिविलाइजेशन की भी वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी निकली हुई कुछ चीज़ों के अवशेष वहाँ पे रखे हुए थे। वहाँ पे जाकर सबसे स्पेशल मुझे ये देखने के लिए मिला कि वहाँ पे एक मम्मी रखी हुई थी। आपने इजिप्ट का नाम सुना है, जहाँ पे मिस्र पिरामिड वगैरह है, तो उसके नीचे मम्मी दफना जाता आ गया था। तो पहले मुझे लगा कि ये शायद नकली ऐसे रखी होगी, मैं था, मेरे 1-2 दोस्त थे। फिर वहाँ पे लोगों से पूछने पर पता चला कि सचमुच की मम्मी रखी है। तो मैंने लाइफ में पहली बार वहाँ पे रियल की मम्मी देखा किस तरह से होती। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, जैसे कि मौर्य काल हो गए, गुप्त काल, इन सभी के सिक्के वहाँ पे थे। और उनके हथियार वगैरह, मतलब जो तलवार वो लोग यूज़ किया करते थे, जो कवच यूज़ किया करते थे, वो भी वहाँ पे हमको देखने को मिला। तो अगर आप कभी लखनऊ रहते हैं तब तो आप गए ही होंगे, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं कभी आपको मौका मिले लखनऊ जाने का तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। मतलब काफ़ी अच्छा म्यूजियम है और बहुत बड़ा म्यूजियम था वहाँ पे। और वहीं पे जो चिड़ियाघर था वो बहुत बड़ा था। उसको घूमने लगे थे तो शाम हो गई थी, लगभग 4-5 बज गए थे, फिर भी सारा नहीं घूम पाए थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े अजगर थे,
मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हमने देखा था जो कि सिर्फ सुना था उसके पहले, तो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, जाकर बहुत अच्छा लगा था। तो अगर आप भी किसी चिड़ियाघर में गए हैं तो उसके बारे में बताइए कि आप कहाँ पे गए थे। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, 15 ग्राम की भी चिड़िया होती है। आपने देखा है? मैं तो अपने यहाँ देखा हूँ, ये बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, वो काफ़ी तेज़ी से उड़ जाती है फुर्र करके, पर ये पता नहीं कि ये उसी का नाम है या कोई और है। तो भी मतलब इस 15 ग्राम वजन से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी तरह की चिड़िया वो भी होती होगी। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने भारत आती। अच्छा, तो ये भारत की नहीं हो सकती क्योंकि ये कहाँ से आती है? आर्कटिक प्रदेश से। आर्कटिक है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ से चलकर 8000 किलोमीटर की सूची यात्रा करके वो भारत आती। तो प्रवासी पक्षी क्या कहलाते हैं? जो कुछ समय के लिए किसी और देश या किसी और जगह में जाकर रहते हैं, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देखिए। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिम राम है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अर्धप्रवणय कहाँ बहती? तो मानसून के समय क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र से स्थल की ओर। तो देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, बट इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास इतना नॉलेज हो गया है, सोचिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सोचिए अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी से आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई है, तो अभी आप 7th 8th 9th 12th तक की अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके पास कितना सारा नॉलेज रहेगा। पढ़ना तो मतलब सभी चाहते हैं कि एनसीईआरटी हम पढ़ लें, बट होता ये है कि खुद से वो पढ़ नहीं पाते, उनको समस्या आती है या फिर बोरिंग लगने लगता है। मान लीजिए 1 हफ्ते 10 दिन पढ़े, उसके बाद मन नहीं करता। तो इसी के लिए मैं क्या किया हूँ, ये सारा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो लेक्चर में। काफ़ी अच्छी तरह समझाऊँगा, आपके जो भी डाउट होंगे उसको भी क्लियर करूँगा। आप अगर कुछ ना समझ में आए या आपका कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो हमारी जियोग्राफी थी, इसमें टोटल 8 लेसन दिए हुए थे और ये आज लास्ट था, भारत जलवायु वनस्पति था। आज समाप्त करते हैं और आपके मन में जो भी डाउट हो उसको आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी, ठीक है। अब मिलेंगे क्लास 7th के साथ, क्लास 7th की जियोग्राफी के साथ। यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा तो मतलब काफ़ी छोटे बच्चों 6th क्लास के बच्चों के लिए, इसलिए ज़्यादा डिटेल यहाँ पे जानकारी नहीं मिली, पर जितनी भी जानकारी थी उसमें से आप खुद सोचिए कि आपको कितनी ऐसी थी जो पहले से पता थी। यहाँ पे आप पढ़ने के बाद खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपको बहुत सारी जानकारी नए तरीके से भी याद हुई होगी। तो इसी तरह अगर आप सारी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।